तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के इस प्लेटफॉर्म पर। और फिर से हम शुरू करते हैं आयोगों की सीरीज़ में। अगला आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग। जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग को स्टार्ट करने से पहले केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि सूचना आयोग बना कैसे था, इसका गठन करने की आवश्यकता कैसे हुई और किस प्रकार से इसके चरण थे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मुद्दा था कि श्री कुलवाल बनाम जयपुर नगर निगम। जयपुर नगर निगम 1986। तो इसमें हुआ कैसे था कि जैसे आप सभी लोग जयपुर आए होंगे या जयपुर में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि सड़क किनारे गंदगी वगैरह या जो भी है। तो उस दौरान जब 1986 में उस टाइम पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, जयपुर वाले लोग परेशान थे, तो उन्होंने उच्च न्यायालय में जो है वो रिट दायर की कि इस जो है जयपुर नगर निगम का एक कर्तव्य है कि वो साफ़ सफाई करवाए, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रही है। तो उच्च न्यायालय ने जयपुर नगर निगम को ये बात कही कि भाई चलो आप 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये सफाई वगैरह काम पूरा कराओ। और जो नगर पालिका अधिनियम 1959 है, उसके अध्याय 6 में, ठीक है, उसकी धारा है 98, उसके अंतर्गत आपके कुछ कार्य हैं। ठीक है। तो जो नगर पालिका एक्ट है 1959, यह भी अपने ईआरओ का जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत आएगा। और ये जो नगर पालिका एक्ट है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से, एक यूट्यूब चैनल है GSIQ, उसके ऊपर पढ़ाया है। जब आप सर्च करोगे ना, RS गोपाल शर्मा, ठीक है, तो वो चैनल आ जाएगा। ठीक है। उसमें ऊपर ही ऊपर जो है मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है। चलो, ये तो हो गई ये बात। अब आगे उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 1986 में उच्च न्यायालय ने ये बोला कि जो आर्टिकल 19 है, हमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 19 प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 19 में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कब जाके सार्थक होगी, जब हमें सूचनाएं पता हो। जब सूचना प्राप्त होगी तभी तो हम सरकार के खिलाफ बोल पाएंगे या आलोचना कर पाएंगे या किसी चीज़ की समीक्षा कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ये आर्टिकल 19 के तहत तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, वो जो है मिलना चाहिए। उसके बाद में 2002 में 2002 में सूचना प्राप्ति का सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, सूचना की स्वतंत्रता सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आया। और इसी को बाद में जो है 2005 में RTI एक्ट, सूचना का अधिकार, में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो 2005 का RTI एक्ट है, इसके तहत क्या किया गया है, ये जो अपना क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी, केंद्रीय सूचना आयोग का जो क्या किया गया है, गठन किया गया है। ठीक है। किसके अंतर्गत, RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय सूचना आयोग को। तो केंद्रीय सूचना आयोग, जैसे RTI एक्ट 2005 आया, उसके कर्तव्य क्या है कि जो पारदर्शिता है उसको बढ़ावा दिया जाए। जो सरकारी कामकाज है, जो सरकारी कार्य हैं, वो सार्वजनिक कार्य जो जनता के लिए किए जा रहे हैं लोकतंत्र के तहत, वो उनको पता होने चाहिए कि कौन से विभाग में क्या कार्य हो रहा है। हमारे जो पैसे हैं जो हम सरकार को दे रहे हैं टैक्स के थ्रू, वो कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है। या फिर कोई भी सूचना वो प्राप्त करना चाहे सरकारी कामकाज से रिलेटेड, तो वो सूचना उनको मिलनी चाहिए RTI एक्ट के तहत। अब मान लो कि कोई सूचना नहीं मिली, ठीक है, या लेट मिली या फिर गलत तरीके से दी गई या भ्रामक सूचना दी गई या सूचना देने से मना कर दिया जाए, तो फिर व्यक्ति जाएगा कहाँ। ठीक है। तो कहाँ वो जाके शिकायत दर्ज करेगा। तो उसके लिए क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग। और राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है, ताकि अगर कोई सूचना सही नहीं दी गई है, ठीक है, भ्रामक है, गलत है या मना कर रहे हैं, तो कहाँ शिकायत करेगा, केंद्रीय सूचना आयोग में। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग जो है, अब हम पढ़ते हैं इनके गठन के बारे में। प्रकृति क्या है, संरचना क्या है, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं, तो ये सब हम क्या देखेंगे अब केंद्रीय सूचना आयोग में। ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार से और क्यों गठन किया गया था, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका गठन, अब ये गठन किसके अंतर्गत किया गया है,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसकी धारा 12 के 1 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को, अब याद करने में आसानी रह जाएगी कि धारा कौन सी है, 12(1) है और उसके अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को गठन किया गया है। ठीक है, तो 12 से 12 याद रख लेना। ठीक है, तो चूंकि धाराएं हम जो है इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स के अंदर ये धाराएं पूछने लग गए, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन हुआ है वो किसके अंतर्गत अंतर्गत हुआ है, RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत। तो इसके अंदर जो एक्ट है उसके अंदर कुछ धाराएं दी हुई है, उसके अंतर्गत ये जो प्रावधान किए गए हैं पूरे, तो वो साथ साथ में हम धाराओं को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक्ट बनाकर इसका गठन किया गया है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रकृति है किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो चूंकि अब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है इसलिए संवैधानिक तो नहीं है, क्या है, गैर संवैधानिक है। फिर उसके बाद में एक्ट बना करके, मतलब विधि बना करके इसका गठन किया गया है, तो क्या है, वैधानिक है, और इसको क्या बोलते हैं, सांविधिक भी बोलते हैं। तो प्रकृति क्या हो गई, गैर वैधानिक या सांविधिक। उसके बाद में इसके कुछ, इसकी जो गवर्नमेंट की जो साइट है केंद्रीय सूचना आयोग की, वहाँ पर कुछ लक्ष्य दिए हुए हैं। ठीक है, और ये लक्ष्य जो है एग्जाम में एक बार पूछे गए हैं कि कथन के माध्यम से कौन कौन से लक्ष्य हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कौन कौन से लक्ष्य हैं। तो एक तो किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना, पहला लक्ष्य हो गया। ठीक है, उसके बाद में नागरिक से, किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करना और उसका निर्णय करना। अब जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको ये पता नहीं लगेगा कि भाई ये लक्ष्य है या द्वितीय अपील प्राप्त करना, लक्ष्य कहाँ से हुआ। ठीक है, लेकिन ये इसकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट है, उसके ऊपर ऐसे लक्ष्य लिख करके इतने सारे लक्ष्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करना और उसका निर्णय करना, ये क्या है, इसका एक लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद में जो है आयोग को प्रदत्त जो शक्तियाँ दी गई हैं उनका प्रयोग करना, ये भी क्या है, इसका लक्ष्य है। ठीक है, और उसके बाद ये मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना के कर्तव्य का पालन करना। तो ये इसके लक्ष्य है और ये पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको जो यहाँ करवा दिए। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में इनको देखते तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते कि ये लक्ष्य कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि ये इसके 4 लक्ष्य हैं, तो इसको एक बार देख लेना। अब आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम बात करें धारा 12(4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। और केंद्रीय सूचना आयोग के जितने भी कार्य होंगे उनका अधीक्षण कौन करेगा, निर्देशन कौन करेगा और प्रबंधन कौन करेगा, तो मुख्य सूचना आयुक्त करेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी योग्यताओं की। ठीक है, बीच में कुछ छूट तो नहीं गया। बीच में जो है ये छूट गया था, अपन से क्या छूट गया था, संरचना। ठीक है, तो एक धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा। तो RTI एक्ट की कौन सी धारा के अंतर्गत सभी को सूचना का अधिकार प्राप्त होगा, ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 3 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में इसके देखते हैं हम संरचना। तो संरचना का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, धारा 12(2) में। कौन सी धारा में किया गया है, धारा 12(2) में। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, उसके साथ में 10 जो सूचना आयुक्त हो सकते हैं वो 10 से अधिक नहीं हो सकते, 10 हो सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में 1+6 है। ठीक है, तो ये भी इसके कमियों में देखा जाता है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो उस दौरान जब आप देखते हो तो भाई इसमें एक कमी क्या है, तो इसमें जो है 10 सूचना आयुक्त है लेकिन 10 को नियुक्त कर ही नहीं रहे वो अभी तक। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कार्यभार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है डेली कम से कम 25 से 30 हज़ार शिकायतें योजना सूचना आयोग के पास आती हैं। ठीक है, लेकिन उसका निपटारा जो है समय पर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसी वजह से 10 के 10 सूचना आयुक्त हैं उनको नियुक्त किया ही नहीं जाता। ठीक है, अब संरचना के बाद हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति में बात करें, नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 12(3) के अंदर। ठीक है, कौन से में है, धारा 12(3). ठीक है, याद रख लेना। तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति करेगा तो उसके आगे वही चयन समिति किसके आधार पर करेगा, चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। चयन समिति में कौन कौन होगा, तो चयन समिति में
एक तो प्रधानमंत्री होगा, जो इस समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। उसके बाद लोकसभा में क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। और तीसरा व्यक्ति कौन होगा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई भी कैबिनेट मंत्री होगा। तो नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा, चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। और चयन समिति में कौन कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री के द्वारा नामित क्या होगा, एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हमने क्या क्या देख लिया, गठन देख लिया धारा 12(1) के तहत 12 अक्टूबर को, ठीक है, याद रह जाएगा ना, 12 से 12 अक्टूबर याद रख लेना। उसके बाद में हमने देख ली संरचना, संरचना क्या होती है, 1+10 होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखी नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, और चयन समिति के आधार पे। अब हम आगे देखते हैं, आगे लक्ष्य हमने देख ही लिए। हाँ, उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसकी, धारा 12(4), 12(3) देख लिया था। 12(4) में केंद्रीय आयोग के कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन कौन करेगा, मुख्य सूचना आयुक्त करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यताओं की। योग्यताओं की बात करें तो योग्यताएं कहाँ दी गई हैं, धारा 12(5) में और 12(6) में, ठीक है। योग्यताएं कहाँ लिखी हुई हैं, आरटीआई एक्ट की धारा 12(5) और 12(6). तो धारा 12(5) में क्या लिखा हुआ है कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त, ठीक है, कौन होंगे, उनकी योग्यता क्या होगी। तो कौन व्यक्ति होगा, या तो वो विधि, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, या समाज सेवा, या प्रबंध, या पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान रखने वाला अनुभवी व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वो क्या होगा, इसके नियुक्त किए जाने के योग्य होगा। इसमें क्या रखे, व्यापक ज्ञान रखे और अनुभव रखे, ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किए जाने के योग्य होगा। एक तो 12(5). उसके बाद में 12(6) में क्या लिखा हुआ है कि ये तो ये बता दिया कि व्यक्ति कौन होगा, और अब 12(6) में ये बता रहा है कि कौन नहीं होगा, ठीक है। तो संसद का कोई सदस्य मतलब एमपी नहीं होना चाहिए, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, ये व्यक्ति अयोग्य हैं सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने के, ठीक है। दूसरा, वे व्यक्ति जो लाभ का पद धारण कर लेते हैं, ठीक है, तो लाभ का पद धारण कर लेते हैं वे भी योग्य नहीं होंगे, ठीक है। राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होंगे। उसके बाद वो कोई कारोबार या व्यवसाय नहीं करेंगे। अगर ये सब ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए कौन कौन सी मतलब बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या कौन कौन सी योग्यताएं हैं, उनमें ये दिए हुए थे, ठीक है। ऊपर वो भी जो लाइन है 12(5) वाली वो भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो उनमें से आपको बताना था कि 1 2 3 कथन सही है या 2 4 3 4 कथन सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना कि कौन व्यक्ति जो है मुख्य सूचना आयुक्त चुने जाने के योग्य नहीं है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है, 12(6) में। उसके बाद में हम देखते हैं 12(7). 12(7) में लिखा हुआ है कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर होगा, दिल्ली में, दिल्ली में होगा। लेकिन आयोग जो है वो केंद्र सरकार की अनुमति से अन्य जगह पर स्थापित कर सकता है, ठीक है। वैसे तो कहाँ होगा, दिल्ली होगा, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति से वो अन्य जगह पर भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग के, तो आपको पता होगा कि आरटीआई एक्ट 2005 में 2019 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो संशोधन के पहले जो कार्यकाल था वो तो क्या था, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ये कब है, 2019 के संशोधन से पहले। अब क्या स्थिति है, अब जो है केंद्र सरकार तय करेगी, जो भी केंद्रीय सूचना आयोग के जो कार्यकाल है वो कौन तय करेगा, केंद्र सरकार तय करेगी, ऐसा उसमें संशोधन में लिखा हुआ है, ठीक है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के बाद ये कंडीशन है। और वर्तमान में तो संसद ने क्या तय किया, केंद्र सरकार तय करेगी ना, तो केंद्र सरकार ने वर्तमान में क्या तय कर रखा है कि वर्तमान में कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। तो कार्यकाल पहले तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु था, उसके बाद में 2019 में संशोधन किया गया,
और उसमें ये कहा गया है कि केंद्र कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया, कितना कर दिया? 3 वर्ष। ठीक है, बाद में चेंज भी कर सकती है। ठीक है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। उसके बाद में पुनर्नियुक्ति। तो कोई व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयुक्त एक बार रह जाता है तो उसके बाद में दोबारा उसकी नियुक्ति नहीं होती, वो एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो सूचना आयुक्त है, केंद्रीय सूचना आयुक्त, एक तो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त हो गया, फिर उसके बाद में 10 सूचना आयुक्त हैं नीचे। तो जो 10 सूचना आयुक्त हैं नीचे, वो क्या है, क्या बन सकते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किए जा सकते हैं, मतलब प्रमोशन हो सकता है, डिमोशन नहीं हो सकता। ठीक है, मुख्य जो केंद्रीय मुख्य जो सूचना आयुक्त है उसको तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, लेकिन जो सूचना आयुक्त हैं वो क्या बन सकते हैं? मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? धारा 12(3) में। ठीक है, उसके बाद में शपथ की बात करें, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको दिलाता है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति किसी कारण से उपस्थित नहीं है या फिर राष्ट्रपति नहीं आ पा रहा है तो वो क्या करेगा? किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा, उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा कि ये इस व्यक्ति के द्वारा क्या दिया जाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में बात करें तो त्यागपत्र। त्यागपत्र कहाँ लिखा हुआ? धारा 13(4) में। एक क्रम से ही है, 13(3), 13(4), मैंने इसी हिसाब से जो है इन नोट्स को अरेंज किया है। तो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। उसके बाद में वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्तें। ठीक है, धारा 13(5) के अंतर्गत 2019 में संशोधन हुआ था, उसके बाद से कौन तय करेगी? केंद्र सरकार तय करेगी। कार्यकाल भी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। और वेतन और सेवा भत्ते भी कौन तय करेगा? केंद्र सरकार तय करेगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं वर्तमान में इनके जो वेतन कितना है। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन तो है 2.5 लाख रुपए और सूचना आयुक्त का है 2.25 लाख रुपए। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान, मतलब एक बार नियुक्ति कर दी उसके बाद ये वेतन कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई भी अलाभकारी जो परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता नियुक्ति के बाद में। ठीक है, उसके बाद में पद मुक्ति। पद मुक्ति कौन करेगा? और पद मुक्ति कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन करेगा पद मुक्ति? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे करेगा? सिद्ध कदाचार, ये 14(1) है। ठीक है, सिद्ध कदाचार के आधार पर या फिर असमर्थता के आधार पर, मतलब कोई भी राष्ट्र उस पर आरोप लगा और आरोप सुप्रीम कोर्ट में जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस आरोप को सही पाया, वो सदा कदाचार सिद्ध हो गया। उसके बाद में राष्ट्रपति जो है उस रिपोर्ट के आधार पर उसको हटा देगा। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा आधार क्या है कि असमर्थता, मतलब वो व्यक्ति जो है काम करने में असमर्थ है, वो काम कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति वैसे भी हटा सकता है। अब हम आगे देखते हैं धारा 14(2) में। दूसरा बात, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट की सूचना आयुक्त की जांच के दौरान निलंबित कर सकता है। मतलब 14(1) में तो क्या है कि जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट के आधार पे उसको क्या करेगा? हटा देगा। लेकिन जब जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है उस जांच कर रहा है कदाचार की कि भाई सही है या गलत है, उस दौरान जो है राष्ट्रपति सूचना आयुक्त को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में धारा 14(3) में क्या है? राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को निम्न आधार पर बिना जांच के भी हटा सकता है। पहले तो क्या था? सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटाएगा, लेकिन 14(3) में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें क्या है, बिना जांच के भी डायरेक्ट राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयुक्त को जो है हटा सकता है। अब यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, पहला आधार क्या है? बिना जांच भी हटा सकता है, तो इन आधारों में से पहला आधार क्या है? यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए। ठीक है, लुट जाए पूरा ही। और दूसरा है राष्ट्रपति की नज़र में अनैतिक असक्षमता। अनैतिक असक्षमता। ठीक है,
या चरित्रहीनता के आधार पे दोषी पाया गया हो, नैतिक रूप से चरित्रहीन ऐसा कोई करते उसने किया हो, ठीक है। दूसरा, शारीरिक या मानसिक असमर्थता, वो जो है शरीर और उसका मन काम नहीं कर पा रहा, जो है अपनी शक्ति को उसने खो दिया है। उसके बाद में कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता निष्पक्षता जो है प्रभावित हो रही हो। केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य तो है ही, उसके अलावा उसने कोई कार्य अन्य लाभ का पद ग्रहण कर लिया और उसके उस दौरान अब जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके पास तो पूरी सूचना है, उसको पूरा इसका पता होता है, और अगर वो किसी और जगह कार्य करता है तो उन सूचनाओं का उपयोग करता है, ठीक है, या तो उसका कार्य जो है निष्पक्षता प्रभावित हो रही है, ठीक है। तो इस आधार पे कितने आधार हो गए, 4 आधारों पे राष्ट्रपति जो है मुख्य सूचना आयुक्त को बिना जांच के भी हटा सकता है, ठीक है। तो पद मुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। 3 बातें हैं राष्ट्रपति में पद मुक्ति में। पहली बात तो यह है कि वो असक्षमता या कदाचार या असमर्था के आधार पे जांच रिपोर्ट के आधार पे हटा सकता है। 14(2) में क्या लिखा हुआ है कि वो सस्पेंड कर सकता है जांच के दौरान। तीसरा, 14(3) में क्या लिखा हुआ है कि वो जो है उसको कुछ ऐसे आधार हैं जिनमें बिना जांच के भी हटा सकता है। तो उसमें दिवालिया घोषित हो जाए, मानसिक विकृत हो जाए, नैतिक चरित्रहीनता कोई काम हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए, वो कोई लाभ का पद ग्रहण कर ले, तो इस दौरान क्या है बिना जांच के भी उसको हटा सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन। तो जो रिपोर्ट है वो धारा 25 में, ये मोटा मोटा याद रख लेना, ज़्यादा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि धारा 25 जो है किससे संबंधित है, वार्षिक प्रतिवेदन से। तो वार्षिक प्रतिवेदन धारा 25(1) के अकॉर्डिंग क्या है, केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है वो तो किसको सौंपेगा, दोनों सरकार को सौंपेंगे, एक तो संसद को सौंपेगा और राज्य सूचना आयुक्त किसको सौंपेगा, राज्य सरकार को, ठीक है, धारा 25(1) में। फिर आगे इनका क्या काम रहेगा, अगर केंद्र सरकार को सौंपा है तो केंद्र सरकार संसद में उसको प्रस्तुत करेगी, दोनों सदनों में, और राज्य सरकार क्या करेगी, विधानसभा के पटल पर उसको क्या करेगी, प्रस्तुत करेगी 25(2) के अकॉर्डिंग। तो वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किसको सौंपेंगे, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। केंद्र सरकार उसको संसद में प्रस्तुत करेगी और राज्य सरकार कहाँ प्रस्तुत करेगी, विधानसभा में। उसके बाद में हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियाँ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18, 19, 20 और 25 में सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। ये ऐसी की ऐसी लाइनें जो है, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, वहाँ पर ऐसा कैसा लिखा हुआ है, और वहाँ से इस मैंने उन्हीं धाराओं को इस नोट्स में ऐड किया है जो धाराएं ऑफिशियल साइट पे लिखी हुई है, मतलब मेन धाराएं जो हैं वो मैंने इसमें लिखी हैं, जैसे 18 है, 19 है, 20 है, 25 है। तो इनको आप ध्यान रख लेना, ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीन चीज़ें हैं इसके कार्य और शक्तियों में। एक तो होगी शिकायतें, धारा 18 में तो क्या है, शिकायतें। फिर धारा 19 में क्या है, अपील। फिर उसके बाद में धारा 20 में क्या है, शास्ति, मतलब जुर्माना। अब अगर कोई व्यक्ति जो है केंद्रीय सूचना आयोग को कोई शिकायत करेगा, शिकायत कब करेगा, जब उसको क्या है कोई भ्रामक सूचना मिली हो, गलत सूचना मिली हो, आवेदन लेने से मना कर दिया गया हो, तो धारा 18 के अंतर्गत क्या करेगा, वो शिकायत करेगा केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को। उसके बाद में अपील का प्रावधान है धारा 19 में। तो वो अगर उसको शिकायत गलत मिली है, मतलब जो सूचना गलत दी गई है, और उसके जो सूचना उसको प्राप्त हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील करेगा, प्रथम अपील धारा 19 के तहत उसको अपील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में द्वितीय अपील कब करेगा, 90 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम शास्ति की बात करें तो मान लो कि जानबूझकर गलत सूचना दी गई है, किसके द्वारा, लोक अधिकारी के द्वारा, तो जो है राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग जो है सूचना देने प्राप्ति से सूचना देने तक जितने भी दिन होते हैं बीच में, पहले शिकायत प्राप्त हुई फिर उसने सूचना दी, तो उसके बीच में जितने भी दिन होते हैं वो 250 रुपये प्रतिदिन उस पर जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। और यह अधिकतम कितना लगा सकता है, ये 25,000। तो मैंने एक बार तो आपको 18 धारा 18
19 और 20 जो है मोटा मोटी बता दिया। अब हम इसको जो डिटेल में देख लेते हैं। धारा 18 देखिए, अब इसमें क्या है, शिकायतें। शिकायतों में 18(1) में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मामलों में शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें। मतलब कुछ मामले हैं नीचे जो दिए हुए हैं, उनके अंतर्गत शिकायत प्राप्त करना और उनकी जांच करना। वो मामले कौन कौन से हैं वो देखो। पहला तो क्या है, यदि कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना आवेदन नहीं कर पाता है, ठीक है। मान लो वो सूचना आवेदन करने के लिए गया और वहाँ पर वो व्यक्ति जो है ही नहीं, ठीक है। जो सूचना अधिकारी नहीं है तो आवेदन करेगा किसको, तो इसलिए वो वंचित रह जाता है। तो इस कारण से उसकी सूचना कौन प्राप्त करेगा, सूचना आयोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोक सूचना अधिकारी से जो तात्पर्य है ना, वो केंद्रीय सूचना अधिकारी और राज्य सूचना अधिकारी अधिकारी दोनों है, ठीक है। क्योंकि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ही केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों का गठन किया गया, तो इनके जो कार्य हैं वो भी लगभग सेम ही है, ठीक है, सेम धाराओं में लिखे हुए हैं। और उसके बाद में पहला आधार तो ये हो गया कि आवेदन जो है नियुक्ति नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पाता है। दूसरा, यदि सूचना चाहने वाले व्यक्ति को सूचना देने से मना कर दिया जाता है तो वो शिकायत कहाँ करेगा, उसकी शिकायत कौन प्राप्त करेगा, धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोग। यदि शिकायतकर्ता को निर्धारित समय में जो है समय सीमा में सूचना नहीं दी गई है, निर्धारित समय में सूचना नहीं दी गई है, ठीक है। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति को लगता है कि उससे सूचना के लिए अनुचित अनुचित राशि, मतलब ज़्यादा रुपए मांग रहे हैं, नॉर्मली मान लो कि 10 रुपये लगते हैं और वो बोल रहा है 20 रुपये लूँगा सूचना देने के लिए, तो उसकी शिकायत को कहाँ कर सकता है, केंद्रीय सूचना आयोग में या राज्य सूचना आयोग में। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसे दी गई सूचना असत्य है, अपर्याप्त है या भ्रामक है या भ्रमित करने वाली है, तो भी वो शिकायत कर सकता है। तो आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन सूचना प्राप्ति से संबंधित अन्य कोई मामला या कोई विषय है तो उसके दौरान भी वो क्या कर सकता है, सूचना आयोग में क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। फिर 18(2) में इसमें क्या लिखा हुआ है कि मान लो कि कोई ऐसी शिकायत है, ठीक है, कोई शिकायत कर नहीं रहा है लेकिन कहीं से देख के सूचना आयोग को अखबार में या कहीं पर देख कर ऐसा लगता है, उसके पास युक्त आधार है, कारण है कि जांच करने के कि हाँ यार इस यहाँ पे गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, तो वहाँ पर वो स्व प्रेरणा से भी जांच कर सकता है, ठीक है, खुद के विवेक से भी जांच कर सकता है। 18(3) में क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सूचना आयोग के पास शिकायतों की जांच करते समय सिविल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियां जो है इसको प्राप्त होंगी। अब ये सिविल न्यायालय की शक्तियां कौन कौन सी हैं जो इसको प्राप्त होंगी। पहला तो वो किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, समन मतलब बुलावा भेजना। तो कौन सी मूवी है, अगर आप देखते हो ना कई बार समन भेजा जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा बुलावा भेजा जाता है कि जो है आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ठीक है। तो उपस्थित करना, ये शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए या अन्य चीज़ें पेश करने के लिए जो है विवरण करना, ये क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। और ये जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को जो है प्राप्त होती है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण की अपेक्षा करना, कि अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता है केंद्रीय सूचना आयोग को तो वो आपको कह सकता है कि ये दिखाओ, ठीक है, उनका परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। उसके बाद में क्या है, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना। मतलब किसी कार्यालय से कोई ऑफिस है और वहाँ से उसने कोई रिकॉर्ड, उसको ज़रूरत है, केंद्रीय सूचना आयोग को ज़रूरत है, किसी ने मांगा है, ठीक है, रिकॉर्ड, तो वहाँ से उस ऑफिस को या कार्यालय को वो बोल सकता है कि उसकी फ़ोटोकॉपी हमें जो है भेज दीजिए। ये सिविल न्यायालय की प्रक्रिया, ये जो शक्तियाँ हैं केंद्रीय सूचना आयोग को प्राप्त है। उसके बाद में साक्ष्यों या दस्तावेजों की जाँच करने के लिए समन जारी करना, ठीक है, सबूतों की जाँच करने के लिए बुलावा भेज सकता है। कोई अन्य विषय को विहित किया जाए, ठीक है, तो ये क्या है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं जांच करते समय केंद्रीय सूचना आयोग को ये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ जो है प्राप्त है। उसके बाद में देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की शिकायत की जांच के समय किसी भी जो
प्राधिकारी है या व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है, उसके पास कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, अभिलेखों का जो है परीक्षण कर सकता है और किसी भी आधार पे जो है रिकॉर्ड छिपाया नहीं जा सकता, रिकॉर्ड आप मना नहीं कर सकते। अगर केंद्रीय सूचना आयोग को ज़रूरत है कि आपके जो है दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएँ, तो वो चेक कर सकता है और आप ऐसा नहीं है कि आप पहले डिलीट करो, ठीक है? तो डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी जो साक्ष्य है छिपाया नहीं जा सकता। अगर जाँच करते समय उनको इसकी आवश्यकता है, तो जो है आपको उनको दिखाना ही पड़ेगा। अपील अपील है धारा 19, आपने अभी धारा 18 देखी है। 18 के अंतर्गत कौन-कौन सी शिकायत प्राप्त करेगा, ठीक है? और फिर उसके अंतर्गत जाँच करेगा और कौन-कौन सी शक्तियाँ उसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ उसको प्राप्त होती है, वो हमने क्या देखी है धारा 18 में। अब हम देख रहे हैं धारा 19। धारा 19 में किसका प्रावधान किया गया है? अपील का। तो अपील मैंने वैसे तो आपको बता दिया था शुरुआत में, ठीक है? 30 दिन के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को निर्धारित समय में सूचना प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है? या वह सूचना से असंतुष्ट है, या तो उसको सूचना प्राप्त निर्धारित समय में नहीं हुई है या फिर वो क्या है सूचना से असंतुष्ट है, तो वो प्रथम अपील कर सकता है 30 दिन के भीतर भीतर। किसको करेगा? प्रथम अपील अधिकारी को 30 दिन के अंतर्गत करेगा और जो अधिकारी है वो भी क्या करेगा, उसको 30 दिनों के अंतर्गत ही उसका निपटारा करेगा और अधिकतम 45 दिन जो है वो ले सकता है। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि 30 दिन पूरे हो गए और आप शिकायत नहीं कर पाए, ठीक है? तो बाद में क्या शिकायत नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर उस प्रथम अपील अधिकारी को ये लगता है कि आप युक्तियुक्त कारणों की वजह से या फिर आपने जो कारण बता रहे हो विलंब के वो बिल्कुल सही हैं, तो जो है आप 30 दिन के बाद भी अपील कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में निपटारा 30 दिन के अंतर्गत या अधिकतम 45 दिन। द्वितीय अपील जो है, अब द्वितीय अपील कहाँ पर होगी? तो ये होगी केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग के पास। द्वितीय अपील कहाँ करोगे? केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास, वही 90 दिन में। अगर मान लो 90 दिन से ज़्यादा हो जाए तो वही बात है कि अगर आपने कोई सही कारण बता दिया विलंब का, ठीक है, और वो संतुष्ट हो गए, सूचना आयोग जो है संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई सही बात है, आप सही कारण से जो है टाइम से अपील नहीं कर पाए, तो वो जो है उसके बाद भी 90 दिन के बाद भी जो है आपकी अपील सुन सकता है। उसके बाद में जो सूचना आयोग जो भी आदेश देगा वो बाध्यकारी होंगे, ठीक है? सूचना आयोग ने जो भी आदेश दे दिया या लोक अधिकारी उसको जो भी कह दिया वो बाध्यकारी होंगे, उसको मानना ही पड़ेगा। उसके बाद में हम देखते हैं शास्ति। धारा 20 में क्या दिया हुआ है? शास्ति। धारा 18 में क्या था? शिकायतें। कौन सी शिकायतें? जो शिकायतें उनको प्राप्त करें और जांच करें। किस में लिखा हुआ था? धारा 18 में। उसके बाद धारा 19 में हमने क्या देखा? अपील, ठीक है? प्रथम अपील 30 दिन में और द्वितीय अपील 90 दिन में, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं धारा 20। धारा 20 में क्या लिखा हुआ? शास्ति और मतलब जुर्माना। अगर कोई लोक प्राधिकारी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई यदि अपील की सुनवाई करते समय सूचना आयुक्त को ऐसे लगता है कि लोक सूचना अधिकारी, ठीक है, अगर आपने द्वितीय अपील कहाँ करी? सूचना आयोग में, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में, और उस समय सूचना आयोग को ऐसा लगता है कि भाई जो लोक प्राधिकारी है, सूचना अधिकारी है, उसने बिना कारण के, ठीक है, या फिर अकारण ही क्या किया, आपको सूचना आवेदन लेने से मना कर दिया, या फिर निर्धारित समय में सूचना नहीं दी, ठीक है, या फिर जानबूझकर गलत सूचना दी है, भ्रामक सूचना दी है, या फिर अधूरी सूचना दी है, ठीक है, और या फिर सूचना की विषय वस्तु ही नष्ट कर दी कि आपको बोला कि सूचना है ही नहीं, पहले नष्ट कर दिए सबूतों को, ठीक है। तो अगर उसको ऐसा लगता है सूचना आयुक्त को, तो वो क्या करेगा, इसको, या फिर सूचना प्राप्ति कराने में कोई बाधा डाली है, ठीक है, जानबूझकर विलंब किया है, तो सूचना आयुक्त जो है उस आवेदन प्राप्ति से, मतलब जब आपने आवेदन किया था सूचना के लिए और जब आपको सूचना उपलब्ध करवाई गई है, उस दौरान, उस समय के दौरान जो है 250 रुपये प्रतिदिन लगा सकता है जुर्माना, ठीक है, और अधिकतम 25,000 रुपये, मतलब 10 दिन तक जो है आपके जुर्माना लगा सकता है। अधिकतम 25, कितने हो गए? 25,000 अधिकतम लगा सकता है और जो है 250 रुपये प्रतिदिन आप पे जुर्माना लग सकता है। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त आयोग है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल क्या है, ठीक है, उसका नियुक्ति कौन करता है, पद मुक्ति कौन करता है, उसको हटाते किन आधारों पे है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं जो तथ्यात्मक बातें हैं इसके बारे में कि भारत का, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, भारत का प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? वजाहत हबीबुल्लाह। ये याद रख लेना भाई, हबीबुल्लाह। वो मूवी देखी होगी ना एंटरटेनमेंट, उसमें होता है एक बुल्ला हबीबुल्लाह, तो उससे याद रख लेना वजाहत हबीबुल्लाह कौन था भारत का प्रथम सूचना आयुक्त। उसके बाद में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दीपक संधू। प्रथम सूचना आयुक्त तो कौन है? वजाहत हबीबुल्लाह। और प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन है? दीपक संधू। अब ये ध्यान रख लेना भाई, ये पुरुष नहीं है, महिला है, दीपक संधू। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो 1766 में सबसे पहले स्वीडन नामक एक देश है, उसने प्रथम ऐसा देश है जिसने सूचना के अधिकार को अपनाया था। सबसे पहले सूचना का अधिकार कौन से देश ने अपनाया था? तो स्वीडन ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1766 में। ठीक है। अब आरटीआई की मांग, तो किसान मजदूर संघ, ये एक संघ है। ठीक है। इसके द्वारा, इसका नेता कौन था? अरुणा रॉय। इसके नेतृत्व में 6 अप्रैल 1995 में जो है आरटीआई की मांग की गई थी। ठीक है। उसके बाद में 2005 से पहले जो है 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आरटीआई को अपना चुके थे। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना भाई, 2005 से पहले भी 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है आरटीआई को अपना चुके थे, जबकि 2005 में आया था एक्ट। तो उसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल भी इसके दायरे में शामिल है। ये आपको जो है कथन में पूछा जा सकता है, जो कथन वाले प्रश्न होते हैं उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल भी जो है इसमें शामिल है। ये अपने भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। प्रथम वजाहत हबीबुल्लाह, आपको इतना याद रखना है, प्रथम याद रखना है। उसके बाद में जो है ये प्रथम महिला दीपक संधू याद रखना है। और सुषमा सिंह, ये भी याद रख लेना, दूसरी महिला है। ठीक है। और उसके बाद में सबसे लेटेस्ट, ठीक है, कौन सा याद रखना है? हीरालाल सामरिया, जो कब बने थे? अभी तक बने हुए हैं। ठीक है। 6 नवंबर 2023। और हीरालाल सामरिया जी को आप याद रख लेना, यही आपसे पूछेंगे। कितने नंबर है? 12वें नंबर। ठीक है। तो ये हमने क्या देखा है? केंद्रीय सूचना आयोग को हमने देखा है। ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग हमने देख लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो आयोग है उसको देखेंगे। ठीक है। और यहाँ तक जो भी आपको कोई